सबसे पहले खबर 24 नवंबर को लखनऊ में भारत स्काउट एंड गाइड्स के राष्ट्रीय अधिवेशन जम्बूरी का पीएम मोदी ने उद्घाटन करना है। लिहाजा तैयारियों की समीक्षा के लिए गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में पहुंचे। सीएम योगी ने पहले ग्राउंड और टेंट सिटी का जायजा लिया, हर व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और फिर अधिकारियों और आयोजक दल के साथ मीटिंग की है। उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अधिवेशन 23 से 29 नवंबर तक चलेगा। देश भर से भारत स्काउट एंड गाइड के 30,000 छात्र छात्राएं नेशनल जम्बूरी में शामिल होंगे। दिल्ली में लाल किला के पास 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। इसके साथ ही इस मामले में कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या अब बढ़कर हो गई है 6। एनआईए ने इन चारों को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है, जहां से इन्हें दिल्ली लाकर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल, शाहीन और मौलवी इरफान को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। एनआईए की जांच के अनुसार इन सभी ने हमले की साजिश और उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी। धमाके में कई निर्दोष लोग मारे गए थे, कई लोग घायल हुए थे। पहले आमिर रशीद अली और जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया गया था। रशीद अली के नाम पर ये कार रजिस्टर्ड थी, जिसका इस्तेमाल धमाके में किया गया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कामकाज की जांच के लिए फरीदाबाद पुलिस ने एसआईटी गठित की है। एसआईटी की टीम फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कामकाज की जांच करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली धमाके में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों का हाथ है, जिसके बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसता जा रहा है। प्रयागराज में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। लूट के वांटेड 50,000 के इनामी गैंग लीडर तबरेज आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ ने लोरा गांव से आरोपी तबरेज आलम को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ नवाबगंज थाने में 2024 में लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी तबरेज आलम अपने चाचा अफजल के घर में छिपकर रह रहा था। आरोपी तबरेज आलम का एक संगठित गैंग है, जो कि चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देता है। 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर परिसर में भव्य धर्म ध्वजा का कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी फिर मैदान में है। सांसदों का दावा है कि हमें अभी तक निमंत्रण नहीं मिला। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है कि अयोध्या की भव्यता इन लोगों को चुभती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 22 जनवरी 2024 को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने निमंत्रण न मिलने का रोना रोया था। अब एक बार फिर वही सियासी नौटंकी शुरू हो गई है। इस बार बहाना है 25 नवंबर को होने वाला धर्म ध्वजा स्थापना समारोह है। तुलसीदास जी ने लिखा भी है, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। तो ये मान्यता थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो प्रभु श्री राम के राज की मान्यताएं थी, उस मान्यताओं को बिगाड़ा गया। वहीं इटावा से सपा सांसद जितेंद्र धौरे ने तंज कसा है कि धार्मिक आयोजन में धार्मिक लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। अगर राजनीतिक लोग शामिल होंगे तो सवाल तो खड़ा होगा। तो अब वहाँ पे प्रधानमंत्री वहाँ पे झंडारोहण करने जाए, इसका क्या मतलब? कोई वो राजनीतिक स्थान थोड़ा ही है। ये तो राजनीति की जगह पे प्रधानमंत्री को जाना चाहिए या मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, और उन्होंने तो उसका उद्घाटन भी किया था। और जबकि वो पूरा मंदिर बना भी नहीं था, तभी इन्होंने उद्घाटन कर दिया था। उधर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार पलटवार किया और कहा कि चाचा ने तो राम मंदिर को फालतू चीज तक कह दिया था।
भतीजा प्राण प्रतिष्ठा में गए ही नहीं, अब न्योते की बात कर रहे हैं। सच तो ये है कि अयोध्या की भव्यता इन लोगों को चुभती है। देखिए, प्रभु श्री राम को हवा में उड़ाने वाले और राम मंदिर का विरोध करने वाले कालनेमियों की अयोध्या की भव्यता चुभती है। कुछ लोग कहते थे ना कि अयोध्या में परिंदे भी पर नहीं मार सकते हैं। आज जब देखते हैं ना कि वहां पैर रखने की जगह नहीं है तो अनर्गल प्रलाप करते हैं। चाचा कहते हैं फालतू चीज है, बबुआ जाने का नाम ही नहीं लेता है। राम मंदिर अब बन चुका है, रामलला विराजमान है, लेकिन सियासत अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। समाजवादी पार्टी ने इसे फिर से सियासी रंग देने की कोशिश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात राम मंदिर की धर्म ध्वजा स्थापना से जुड़ी हुई। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर की ध्वज पूजन की धार्मिक अनुष्ठान जो होनी है वो कल से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि सरयू के तट से राम मंदिर परिसर तक कलश यात्रा निकाली गई है। लगभग 500 लोग कलश यात्रा में शामिल हुए हैं। मातृशक्ति की अगुवाई में सरयू पूजन कर कलश यात्रा निकाली गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बतौर मुख्य यजमान कलश उठाया है। सरयू तट पर पूजन के बाद कलश यात्रा निकाली गई है। राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में विशिष्ट मेहमानों के लिए विशेष आमंत्रण पत्रिका तैयार की गई है। विशिष्ट मेहमानों के लिए तैयार किए गए इस खास निमंत्रण कार्ड में कई अहम बातें दर्ज की गई हैं। इसी कार्ड के जरिए 25 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम में वीवीआईपी मेहमानों को आमंत्रित किया जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि राम मंदिर के इस विशेष निमंत्रण का पूरा ब्यौरा क्या है। तो आमंत्रण पत्र की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। धर्म ध्वजा स्थापना का निमंत्रण पत्र है ये। विशिष्ट मेहमानों के लिए इसे तैयार किया गया है। निवेदक जो हैं इन सभी के नाम लिखे गए हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। कई अहम बातें, कई खास बातें इस निमंत्रण पत्र की हैं। इसी कार्ड के जरिए 25 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम में वीवीआईपी मेहमानों को आमंत्रित किया जाएगा और पूरा जो स्केड्यूल है, कार्यक्रम है, वो इसमें मेंशन किया गया है और ये विशिष्ट मेहमानों के लिए है, जिसमें जैसा कि आपने अभी देखा प्रधानमंत्री का भी नाम यहाँ पर लिखा गया है। पच्चीस नवंबर को राम मंदिर पर धर्म ध्वजा की स्थापना होनी है। जो ध्वज है उसकी क्या विशेषता है, क्यों लगाया जाता है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और साथ ही आप खुद सुनिए आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण महाराज क्या कह रहे हैं इसके बारे में। ध्वज संप्रभुता का, सत्ता का, अस्मिता का प्रतीक चिन्ह है और इस कारण भारतीय परंपरा में, हमारे धर्म परंपरा में जितने देवता हैं वे प्रायः अपने ध्वज से ही जाने जाते हैं। ध्वज वस्तुतः जो ध्वज जिसका होता है उस शक्ति का, उस सत्ता का परिचायक होता है, उसके चरित्र का, उसकी प्रतिज्ञाओं का परिचायक होता है। भगवान शिव धर्मस्वरूप हैं तो वे वृषोधर्म कहा गया है तो वृषध्वज कहलाते हैं। भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप जगत के कल्याण करता हैं तो उनका ध्वज गरुड़ ध्वज कहलाता है। एक और ध्यान देने योग्य बात है, हमारे यहाँ प्रायः वाहनों से ही ध्वज का चिन्ह प्रतीक प्राप्त होता है पुराणों में। जिस देवी देवता का जो वाहन है वही उसका ध्वज है, वो चिन्ह है उसका। गणेश जी को मूषक ध्वज कहा जाता है, कार्तिकेय स्वामी को मयूर ध्वज कहा जाता है। इस दृष्टि से भगवान श्री रामभद्र का और उनके पूर्वजों का जो ध्वज है वो कोविदार ध्वज कहलाता है। बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली में खानदान ए आला हजरत की बहू निदा खान पर हमले के मामले को लेकर पुलिस ने जांच के लिए सर्विलांस सहित 3 टीमें
गठित की हैं। पुलिस की तीनों टीमों ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। निदा खान का अज्ञात हमलावर पर घर में घुसकर हमले का आरोप है। निदा खान ने तौकीर रजा समेत अपनी ससुराल, खानदान, आला हजरत पर हमले का आरोप लगाया है। थाना बरादरी इलाके का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। सर, ये क्या मामला है? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि निदा खान के घर में किसी अनजान व्यक्ति ने प्रवेश किया। सीसीटीवी फुटेज दिखवाए जा रहे हैं और इस मामले की जांच की जा रही है। इनसे संपर्क करके शीघ्र नियमानुसार विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। और लखनऊ से बड़ी खबर है, रिकवरी एजेंट का शव सड़क पर मिला है। शशि प्रकाश उपाध्याय का शव सड़क पर पाया गया है। विष्णु एंड कंपनी में लोन रिकवरी एजेंट का काम ये किया करता था। शशि प्रकाश के भाई ने हत्या की तहरीर दी है। तो परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और इस शख्स का शव सड़क पर पड़ा हुआ मिला है। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियों को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं और तैयारियां लगातार जारी हैं। दरअसल मेले को लेकर कमिश्नर और प्रयागराज मेला प्राधिकरण की अध्यक्ष सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई। मीटिंग में ट्रैफिक प्लान और पार्किंग व्यवस्था पर बातचीत की गई। इसके साथ ही 22 नवंबर को सीएम योगी के संभावित दौरे को लेकर अधिकारियों ने समीक्षा बैठक भी की है। अधिकारियों ने ग्राउंड पर मेले की तैयारियों का जायजा भी लिया है। आज माघ मेला 2026 को लेकर के बैठक करी गई थी, समन्वय बैठक थी और इसमें जो हम लोग का ट्रैफिक प्लान बन रहा है, जो पार्किंग की व्यवस्था, इन सब विषयों पे काफ़ी सार्थक चर्चा करी गई है और जो निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। कुल जो मेला क्षेत्र है वो लगभग हम लोग ने 7 सेक्टर में डिवाइड किया है। 7 सेक्टर में 7 पॉन्टून पुल का निर्माण होना है और इसके साथ साथ जो हमारे लाइटिंग की व्यवस्था है वो भी गतिमान है। पॉन्टून पुल और चक्कर प्लेट के भी हम लोग वहाँ पे रोड बनाने का काम कर रहे हैं। हमारी जो ओल्ड जीटी रोड है, हमारी जो त्रिवेणी रोड है और सारी जो रोडें हैं सब पे कार्य चल रहा है और इसके साथ साथ संगम एरिया में भी कार्य चल रहा है। अरेल घाट के साथ भी हम लोग इस बार नया सेक्टर बनाया है। तो सभी घाटों पे समय के साथ कार्य चल रहा है और समय सीमा के अंदर हम सब कार्यों को पूर्ण कराएंगे। सभी को अवगत कराया गया कि जो हमारे मेन डेट्स हैं, जो स्नान के 6 हैं डेट्स मुख्य, और इसके अलावा जो भी हमारे वीकेंड्स पड़ेंगे उसके दौरान जो भी हमारे डाइवर्जन की तिथियां रहेंगी उसके बारे में सभी को अवगत कराया गया है। जो डाइवर्जन के पॉइंट रहेंगे, हैवी व्हीकल जो डाइवर्जन है उसका और स्मॉल व्हीकल का जो मूवमेंट रहेगा उसके बारे में अवगत कराया गया है और सभी से ये सूचना शेयर करके सभी के नोडल अधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करके और एक कोऑर्डिनेशन टीम का गठन किया गया है, जिससे कि बहुत स्मूथली जो माघ मेला में ट्रैफिक का मूवमेंट है वो सुनिश्चित किया जा सके। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई। एनआईए ने लखनऊ के 4 डॉक्टरों से की है पूछताछ। सूत्रों के हवाले से खबर, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी और एरा मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं ये डॉक्टर लंबे वक्त से डॉक्टर परवेज के संपर्क में रहे हैं। डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीन के बारे में पूछताछ की गई है। कानपुर के 3 डॉक्टरों से भी एनआईए पूछताछ करेगी। सहारनपुर, लखनऊ, फरीदाबाद कनेक्शन की जांच की जा रही है एजेंसियों की ओर से। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में NH-34 पर बिलसूरी के पास बेकाबू ट्रक ने मिनी बस को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक, मिनी बस और फॉर्च्यूनर कार पलटने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। बीजेपी के विधायक अनिल शर्मा के करीबी प्रदीप ठाकुर बाउंसर की मौत हो गई। दुर्घटना में लगभग 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इसमें एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाते वक्त मृत्यु हो गई और शेष अन्य 10 घायलों को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत जो है खतरे से बाहर है। जो मृतक का शव कब्जे में लेकर पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और शीघ्र ही इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो ट्रक चालक है क्या ये पुलिस के हिरासत में है या चोटी? ट्रक चालक जो है वो पुलिस हिरासत में है और इसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई।
लखनऊ में संदिग्ध हालत में रिकवरी एजेंट का एक शव सड़क पर पड़ा हुआ मिला है, जहां पर थाना गाजीपुर इलाके में ये रिकवरी एजेंट शशि प्रकाश था। उपाध्याय का शव यहां से मिला है। शशि प्रकाश उपाध्याय का विष्णु एंड कंपनी में लोन रिकवरी एजेंट का ये काम किया करता था। पंजाब से लखनऊ पहुंचे शशि प्रकाश के भाई ने हत्या की तहरीर दी है। भाई के मुताबिक शव देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके साथ मारपीट की गई हो। रायबरेली पुलिस ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। वैलिड आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके आरोपी फर्जी आधार कार्ड बना रखे थे। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आईडी पासवर्ड एक बैंक कर्मचारी है जिसे आधार कार्ड बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। फर्जी तरीके से पैसे कमाने के लिए गलत आधार इस्तेमाल करने और गलत आधार कार्ड बनाने की बात सामने आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इनमें से अरविंद, शत्रुघ्न और अनुज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 295/25 जो सुसंगत धारा में पंजीकृत किया गया है और जिसमें कुल 6 लोग नामजद हैं। 3 की गिरफ्तारी हो गई है और ये दी थाने की पुलिस ने अच्छा गुणगान किया। सर, इसमें जो लोग गिरफ्तार किए गए कहाँ के रहने वाले जो आरोपी हैं? हाँ, इसमें जो है अधिकांश जो है डी और सनोद थाना क्षेत्र के हैं, लेकिन इसमें जो अनुज है मऊ के यूनियन बैंक द्वारा ये ऑथोराइज आधार कार्ड बनाने वाला व्यक्ति है। एटा में 2 पक्षों में हो रही मारपीट में बीच बचाव करने आए एक दुकानदार को भारी पड़ गया। शराब के नशे में एक व्यक्ति ने कांच की बोतल से दुकानदार पर हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में परिजनों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मैं दुकान पे बैठा था, आगे मुझे कहा तू यहाँ दुकान पे क्यों लगाया? उठा के मेरी बोतल मार दी। किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरी पीछे शराबी की दुकान है, बाहर कोल्ड ड्रिंक दुकान करता हूँ। कोल्ड ड्रिंक की दुकान है आपकी। तो आपसे पहले कभी क्या उनका कोई विवाद था? नहीं, मेरा कोई विवाद नहीं। आप पहचानते हैं उन्हें? हाँ, पहचानता हूँ। तो सिर्फ इतनी सी बात पे मतलब कोई विवाद पहले से चल रहा था क्या वहाँ? मेरा कोई विवाद नहीं था उससे। नहीं, वहाँ कोई पहले विवाद चल रहा था क्या? वो दिल्ली वाले से लड़ा देते हैं आपस में। और बड़ी खबर महोबा से, जहां पर लग्जरी कार ने 3 लोगों को बुरी तरह से रौंद दिया। मैकेनिक समेत 3 लोगों को रौंदा गया है और ये लग्जरी कार का मालिक या कार में जो भी ड्राइवर था वो भाग गया। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों घायलों का इलाज जारी है। शहर कोतवाली इलाके के पेट्रोल पंप के पास की ये घटना बताई जा रही है।